हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई शक्ति है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालिए। जो विश्व की राजनीति है उसके अंदर जो भारत है वो एक उभरती हुई शक्ति है। ठीक है, ये हमें किस आधार पर बताना है? राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य। आधारों को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक नजर भारत के ऊपर डाल लेते हैं। देखिए, भारत जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे आबादी वाला देश है और सबसे अधिक युवा आबादी की मेजबानी करता है। जो आबादी है उसके अंदर सबसे अधिक आबादी किसकी है? युवाओं की है। ठीक है, जिसे मानव पूंजी भी कहा जा सकता है। भारत ने 1991 से उदार आर्थिक नीतियों को अपनाया और तब से यह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके पश्चात भारत ने क्या करा? उदार आर्थिक नीतियों को अपनाया, जिसके बाद क्या हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आने लगे। भारत को अपने विदेशी कामकाजी आबादी से लगभग अधिक धन प्राप्त होता है, सबसे अधिक धन प्राप्त होता है। 2018 में इसे प्रेषण के रूप में लगभग 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। भारत एक परमाणु हथियार शक्ति है। यह दुनिया में सशस्त्र बलों की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। और SIPRI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सशस्त्र बलों पर जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% खर्च होता है। भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातकार है। ठीक है, दुनिया में जितने भी हथियार है, सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत खरीदता है। 2018 से 2017 के बीच आयात में 24% वृद्धि हुई। भारत कुल वैश्विक हथियार आयात का लगभग 12% आयात करता है। जो भारत है वो विश्व के स्तर पर कितना प्रतिशत हथियारों को आयात करता है? 12%। ठीक है, भारत गणराज्य को दुनिया के उभरते हुए महाशक्तियों में से एक माना जाता है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। भारत अपनी विदेश नीति के कारण विश्व में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। अब हम इसके क्या करेंगे? कारण देखेंगे। पहला, आर्थिक रूप से भारत कैसे एक उभरती हुई शक्ति है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। G8 दुनिया के मालदार देशों में से है और भारत क्या कर रहा है? इसमें भी मतलब जाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। 1991 से भारत में बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति हुई, जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई तब से। ठीक है, भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित करी। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और गेहूं, चावल, चाय, चीनी और मसालों के उत्पादन में अग्रणीय है। ठीक है, यह लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला और टाइटेनियम के समृद्ध भंडार है। भारत की सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देखिए, ये सारे इतने सारे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या बनाते हैं? इसको, भारत को एक उभरती हुई शक्ति बनाते हैं। अभी इसी में देखेंगे हम विदेशी मुद्रा भंडार। जून 2021 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 605.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 में 0.7 और 0. यहाँ पर आपका 8 आएगा। ठीक है, 0.8% से बढ़ता हुआ वर्ष 2013 में 1.7 से 2.5% हो गया। अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बड़ा, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बता रहे हैं। विकास में सहायक, पर्यटन विकास में सहायक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? भारतीय सांस्कृतिक विविधता आकर्षण
इतिहास, कला, संगीत, आध्यात्मिक और सामाजिक मॉडल भारत को उभरते पर्यटन उद्योग विश्व में अलग ही पहचान दिलाते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद का मानना है कि अगले दशक में भारत का 10% प्रति वर्ष बढ़ेगा, जिससे विकास के मामले में भारत विश्व का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। पर्यटन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान देते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, सेना एवं मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। आर्थिक मामलों के बाद अगर हम सैन्य ताकतों की बात करें तो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भारतीय सेना जो सेना है वो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो भारतीय सेना है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के मुख्य रक्षा संगठन में 2 मुख्य शाखाएं शामिल है, भारत की मूल सेना और भारतीय अर्धसैनिक बल। ठीक है, भारतीय संयुक्त सशस्त्र बल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रक्षा सेना है। इनको आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत की सेना संयुक्त राज्य सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आएगा यहाँ पर। ठीक है, आर्मी के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेना है वायुसेना। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, अभी देखिए सेना में भी कितने आगे है भारत ने हाल ही में अपने दूसरे स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को अपने रक्षा बलों में शामिल किया। भारत की नौसेना 7वें स्थान पर है। यहाँ पर एक बार आएगा निर्मित, 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, अब मिसाइल की बात करें तो हम इसको तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत भारत मिसाइल विकास के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत अपने परिष्कृत मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ देश में ही लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के विकास में तकनीकी रूप से सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों में भारत का अनुसंधान 1960 में शुरू हुआ। भारत ने जुलाई 1983 में स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य के साथ समन्वित निर्देशित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड ग्राइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGPDP, ठीक है, की शुरुआत की, जिसके द्वारा देश में निर्मित पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसके बाद दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला है जो भारत की सुरक्षा प्रणाली की बेहद अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अग्नि मिसाइल भारतीय मिसाइल प्रणाली की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। भारत परमाणु हथियार में भी आत्मनिर्भर बन चुका है। अब तीसरा आ जाएगा आपका राजनीतिक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत देश अब तक राजनीतिक रूप से सफल रहा है। भारत ने यूरोपीय संघ, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी विश्व शक्तियों के साथ संबंध विकसित किए हैं। ठीक है, अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। इसने अफ्रीका, अरब विश्व, दक्षिण पूर्व एशिया, इजराइल के साथ अपनी संबंधता में प्रौढ़ता यानी मजबूती लाई है। ठीक है, पर्यावरण को आर्थिक विकास के लिए अनुकूल बनाने के लिए भारत ने चीन के साथ निवेश कर रहा है। 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु समझौता मार्च 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक असैनिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए जो विश्व स्तर पर इसे अलग पहचान देता है। ठीक है, GD4 राष्ट्रों के हिस्से के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रयत्नशील है। इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम का समर्थन मिला, पर चीन क्या कर रहा है, इसमें बाधा डाल रहा है क्योंकि चीन के पास मतलब ये जो 5 सदस्य हैं इन लोगों के पास एक पावर होती है वीटो। ठीक है, तो चीन वहीं पे वीटो पावर का प्रयोग करके भारत को उसमें शामिल नहीं होने दे रहा। ठीक है, इसके अलावा भारत राष्ट्रमंडल एवं WTO का भी एक सक्रिय सदस्य है। तो ये इसकी राजनीतिक इंपॉर्टेंस थी और इसके कारण क्यों भारत एक उभरती हुई शक्ति बन सकता है। ठीक है, वो था। अब सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो हम जो भारत है ना, इसका प्रभाव हम विश्व योग दिवस के रूप में देख सकते हैं। भारतीय ने
नंबरिंग सिस्टम का भी आविष्कार किया। शून्य तर्क, ज्यामिति, मूल बीजगणित, गणित, खगोल विज्ञान आदि की भी अवधारणा भारतीयों के द्वारा ही विकसित की गई। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 1975 में अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला चीन और जापान के बाद भारत तीसरा एशियाई राष्ट्र था। ठीक है। अक्टूबर 2008 में भारत ने अपनी पहली मानव रहित चंद्रयान-1 को अगस्त 2008 तक संचालित किया। ठीक है, हुआ। 24 सितंबर 2014 को भारत मंगल ग्रह पर केंद्रित उपग्रह भेजने वाला चौथा राष्ट्र बन गया। ऊर्जा संकटों को कम करने के लिए भारत 9 नागरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और कई जल विद्युत स्टेशनों का निर्माण कर रहा है। अभी हम अन्य कारण देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ले सकते हैं, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित कर रहा है। ठीक है, विकास के विभिन्न मॉडल आ जाएंगे इसमें। तो ये था आपका, इसको ना समझने की उतनी जरूरत नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, और समझना क्या है इसमें, जो राजनीतिक है, राजनीति का बताना आपको, सैनिक है और आपका आर्थिक है, अर्थव्यवस्था के आधार पर कैसे मजबूत है। ठीक है, उसके मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए है ना। और फिर राजनीतिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा राजनीतिक में G4 राष्ट्रों के हिस्से के रूप में कोशिश कर रहा है कि वो उसमें जाए। ठीक है, स्थायी सदस्यता ले ले। ठीक है, और 2006 मार्च 2006 में इसने क्या करा, संयुक्त राज्य के साथ समझौते भी किए हैं। राजनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, फिर है ना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो अलग अलग देश है उनके साथ भी क्या कर रहा है, अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके राजनीतिक कारण हो जाएंगे। और सैनिक कारण में ये जो परमाणु बम है ना। और देखिए एक कारण और होगा आपका यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि, है ना। वैज्ञानिक से भी जो भारत है वो भी मतलब काफी हद तक एक शक्ति के रूप में उभरता है ना। और आपका अर्थव्यवस्था आ जाएगा इसमें, अर्थव्यवस्था के काफी सारे पॉइंट्स है यहाँ पर। देखिए वायु, फिर इसमें आपकी सेना आ जाएगी, वायुसेना। देखिए कितने कितने कौन कौन से नंबर पर उनको दे रखा है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप क्या करना, इसको अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार सुनते रहना, और तब भी समझ में ना आए तो अपने नोट्स बनाना। नोट्स बनाते वक्त जब आप लिखोगे तो आप उसको पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अभी आपका एक क्वेश्चन और रहता है बस, शीत युद्ध के अंत के लिए उत्तरदायी कारक, वो भी आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।